नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जिस प्रकार पतझड़ और गर्मी के बाद में मानसून का दौर जारी होता है, वर्षा का दौर जारी होता है, उसी प्रकार राजस्थान में भी इस चुनावी वर्ष के रूप में या इस चुनावी वर्ष में जिसके चुनाव 2024 में होने वाले हैं, उसी वर्ष में राजस्थान के युवाओं के लिए राजस्थान में विभिन्न प्रकार के विभागों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग पदों के संदर्भ में भर्तियों का दौर भी जारी हुआ है। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट के रूप में देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखिए या आरएस के रूप में देखिए, इन भर्तियों के संबंध में विज्ञप्तियां राज्य सरकार या जो संबंधित परीक्षा करने वाली संस्था आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। और इसी प्रकार आने वाले दिनों में भी अनेकों ऐसी भर्तियां जो राजस्थान के युवाओं को एक अवसर देने वाली है अपने आप को साबित करने का कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमने तैयारी की है और हम सेलेक्ट हुए हैं, सफल हुए हैं। तो ये जो दौर जारी हुआ है, तो इसके संबंध में यह कहना उचित या सार्थक होगा कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। यानी कि इस प्रतियोगी परीक्षा के युग में और राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की भर्तियों का एक दौर शुरू हुआ है, जिसमें युवा निरंतर प्रयासरत है, निरंतर तैयारी कर रहा है, चाहे वह आरएस के रूप में हो, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। लेकिन आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान में आरएस की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम तैयारी करें, किस तरह से हम अपने आप को सफल साबित करें और जो हमारे माता पिता के, जो हमारे साथियों के, जो हमारे परिवार के, जो हमारे समाज के और जो हमारे अपनों के सपने जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें एक सफल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या आरएस के रूप में देखना चाहते हैं, उन सभी के सपनों को साकार करने के लिए जो हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, हम जो है अपने जीवन के वह महत्वपूर्ण समय जहां युवा अपने जीवन के वह सभी मनोरंजन या सभी सुखद जीवन का उपभोग करते हैं, उस जीवन काल में हम निरंतर किताबों के बीच रहकर अपने आप को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। अब उस संघर्ष को जीतने का समय आ गया है। तो इसीलिए एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए आपके संघर्ष को जीत में कन्वर्ट करने के लिए, आपके संघर्ष को सफलता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए कुछ आयाम लेके आया है, कुछ कह सकते हैं कि क्लासेज आप लोगों के लिए लेके आया है। तो मैं आज सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है पेपर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास कई युवा साथियों के, कई शिक्षक गण के और कई मेरे मार्गदर्शक, उनके विचार मेरे तक पहुंचे, उनसे मेरा संवाद हुआ, उनसे मेरी बातचीत हुई और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पेपर पैटर्न है, उसमें एक तो विषय का पेपर होता है और एक पेपर होता है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जिसे हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान कहते हैं। अब जितने भी साथियों से मेरी मुलाकात हुई, जितना से मेरा संवाद या बातचीत हुई, तो उनमें सबका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहा वह रहा कि जो थर्ड पेपर है, पेपर थर्ड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान,
यह असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से और विज्ञप्ति के माध्यम से देख रहे हैं कि यह जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विज्ञप्ति राजस्थान सरकार या आरपीएससी के द्वारा जो जारी की गई है, यह राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में जानी जा रही है कि इतने पद, इतने विषयों के साथ अभी तक नहीं निकले हैं राजस्थान के या आरपीएससी के इतिहास में। तो हम जो 1913 पदों की एक असिस्टेंट प्रोफेसर की विशाल जो भर्ती निकली है, जो कहीं न कहीं राजस्थान के युवाओं को जो निरंतर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने आप को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रखकर तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को अपने आप को साबित करने का समय आ गया। और जिसमें तीसरा पेपर जो राजस्थान की सामान्य ज्ञान से संबंधित है, उसका महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण अंश उनके सिलेक्शन में रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे जो है राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस पेपर 3 है, उस सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें हम लोग कैसे तैयारी करें, उस पर हम लोग बात करें, कौन कौन सी रेफरेंस बुक का हम अध्ययन करें ताकि हम उन डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकें जो हमें परीक्षा में असफलता की ओर ले जा सकते हैं, और हम अपने जो स्तर को अच्छे लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं, जिसमें एलएम ज्योग्राफी की क्या भूमिका रहने वाली है, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके सिलेबस को लेके कि हमारा सिलेबस जो 3rd पेपर का वह क्या है। जो है तृतीय प्रश्न पत्र राजस्थान का सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जिसमें 5 पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले, यानी कि यहां जो तीसरा प्रश्न पत्र है, यहां 100 प्रश्न का प्रश्न पत्र है, जिसमें अंक भार देखा जाएगा तो वह 50 अंक का, यानी कि हर प्रश्न आधे नंबर का है। और यह जो 50 अंक है, यही आपके सिलेक्शन का आधार है। यदि आपने इस पेपर में अधिकतम अंक प्राप्त नहीं किए तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं अपनी असफलता के लिए इसे ही भागीदार या महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर हम सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जीके में हम पिछड़ जाते हैं। हम जीके, विशेष रूप से राजस्थान के जीके में हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि भारत और विश्व का जीके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होता है, जबकि राजस्थान का जीके कॉन्सेप्ट और फैक्ट ज्यादा होते हैं। और राजस्थान के जीके में तो इतने सारे फैक्ट है कि यदि स्टूडेंट रटना शुरू करे, एक एक फैक्ट को पढ़ना शुरू करे, तो शायद कई वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जो ये 5 पेपर जिनसे हमारा सिलेक्शन होने वाला, ये जो 5 विषय है जिनसे सिलेक्शन के द्वार खुलने वाले हैं, इनमें किस तरह के प्रश्न कहां से बनते हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत, जिसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 10 अंक का होगा। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें से ही जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसका अंक भार 10 अंक होगा। राजस्थान के भूगोल के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के 20 क्वेश्चंस, और करंट के आधार पे जो है आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान की प्रमुख समसामयिक घटनाओं के आधार पर, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है। अब इसमें से कई बार क्या होते हैं, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य के 20 से अधिक प्रश्न हो जाते हैं, तो पॉलिटी के प्रश्न जो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था के प्रश्नों की संख्या कम कर दे। लेकिन प्रश्न जो कुल प्रश्न होंगे वह 100 प्रश्न होंगे, और वह 100 प्रश्न इन 5 विषय के संबंधित पूछे जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें फर्स्ट जो 3rd पेपर है, इसमें 5 राजस्थान के विषय को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत को
साहित्य को, राजस्थान की राज व्यवस्था को, राजस्थान के भूगोल को, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को और राजस्थान की प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। अब इसमें एलएम ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए, एलएम ज्योग्राफी नाम से ही क्लियर है कि यह मुख्य रूप से भूगोल के लिए समर्पित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान के भूगोल की, कि राजस्थान के भूगोल में क्या क्या टॉपिक हैं, कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं और किस तरह से आपको इनको अध्ययन करना है, पढ़ना है, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है कि हमारे राजस्थान के भूगोल के जो 20 क्वेश्चंस या 20 से अधिक भी पूछे जा सकते हैं, 20 से कुछ कम भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन के आसपास प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वह प्रश्न हमारे गलत नहीं हो। तो देखिए, राजस्थान के भूगोल की हम बात करते हैं तो राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले आता है राजस्थान के भौगोलिक भूभाग, जिसे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहते हैं। इसके बाद राजस्थान का अपवा तंत्र, जिसमें नदियां हैं, झीलें हैं और सिंचाई परियोजनाएं होगी। फिर राजस्थान की जलवायु है। उसके बाद राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है, जैव विविधता उनका संरक्षण है। राजस्थान की मृदा है, राजस्थान के खनिज और ऊर्जा संसाधन है, राजस्थान की जनसंख्या और उसकी विशेषताएं हैं, राजस्थान में पशुधन है, राजस्थान में फसलें उत्पादन और वितरण है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं और राजस्थान में जो है सूखा और पर्यावरणीय समस्याएं और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि यहां देखा जाए तो राजस्थान के भूगोल के कुल 11 टॉपिक्स आपके सिलेबस में, और हर टॉपिक से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां एक से अधिक, दो भी पूछे जा सकते हैं, तीन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान को भौतिक दृष्टि से हम 4 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और हाड़ौती का पठार है। तो अब 4 में से चारों भू आकृति प्रदेशों को यदि बात करें तो यहां से प्रश्न जो बनते हैं, मिनिमम तो 2 पूछे जाएंगे और अधिकतम आपसे कितने बन सकते हैं? 4। यानी कि 2 से लगाकर 4 प्रश्न जो कि राजस्थान के कहां से आते हैं? भू आकृति प्रदेशों से पूछे जाते हैं, जिसमें इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में पूछे जाते हैं, इनके विस्तार के संदर्भ में पूछे जाते हैं, इनकी विशेषताओं के संदर्भ में पूछे जाते हैं और इनके वर्गीकरण के संदर्भ में पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा है राजस्थान का अपवा तंत्र, जिसमें नदियां भी हैं, झीलें भी हैं और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। यहां से मिनिमम 2 और अधिकतम 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मिनिमम 2 का मतलब है कि अपवा तंत्र के रूप में नदियों का पूछ ले और सिंचाई परियोजनाओं का संदर्भ में पूछ ले नदियों से, और झीलों का अलग से पूछ ले। तो यहां से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जलवायु की। जलवायु में मिनिमम 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक राजस्थान की जलवायु की विशेषता या मानसून को पूछा जाता है और दूसरा जलवायु वर्गीकरण को पूछा जाता है, चाहे वह मौसम विभाग का वर्गीकरण हो, चाहे वह कॉपेन या थॉर्नवॉर्ट का वर्गीकरण हो। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और उनका संरक्षण। यहां से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 2 या 3 का मतलब है कि प्राकृतिक वनस्पति में 2 तो प्रश्न बनते हैं। एक तो वर्तमान की जो रिपोर्ट है, जिसे भारतीय वन रिपोर्ट कहते हैं, उसके आधार पर वनों की जो है स्थिति क्या है, जो आंकड़ों के रूप में हमें पूछे जा सकते हैं, उनके वितरण के रूप में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न वनस्पति के संदर्भ में, कि राजस्थान में जो वनस्पति है वह कितने प्रकार की है और उनमें कौन कौन सी वनस्पति होती पाई जाती है, इसके संदर्भ में। और दूसरा जो है राजस्थान में वन्य जीवों के बारे में, जिसमें आपके कंजर्वेशन रिजर्व पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा सकते हैं, रामसर साइट के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर 2 से 3 प्रश्नों की बात करते हैं। राजस्थान की मिट्टी से एक ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और अधिकतम प्रश्न होते हैं तो इसमें 2 होते हैं, लेकिन सामान्यतः मिट्टी का एक ही प्रश्न बनता है, चाहे वह कृषि विभाग का वर्गीकरण हो सकता है, वह वैज्ञानिक वर्गीकरण हो सकता है, चाहे वह निर्माण के आधार पर उसका वर्गीकरण हो सकता है, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्गीकरण हो सकता है। तो उसके आधार पर 1 या 2 प्रश्न यहां से बनते हैं।
इसके बाद खनिज और ऊर्जा संसाधन में यहां 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना, क्योंकि ये जो खनिज और ऊर्जा संसाधन के जो प्रश्न आते हैं यहां करंट बेस पूछे जाते हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी है, अनवीकरणीय भी है, तो दोनों का अलग अलग भी पूछा जा सकता है, दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है। और खनिजों में हमारे राजस्थान, जिसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं, तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं वह 2 प्रश्न बनते हैं, एक धात्विक खनिजों के रूप में और एक अधात्विक खनिजों। अब उन खनिजों को ही राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है जिसमें राजस्थान या तो एकाधिकार रखता है या फिर राजस्थान उनमें अग्रणी राज्य यानी प्रथम राज्य के रूप में है, या फिर ऐसे खनिज जिनके हाल ही में राजस्थान में भंडार मिले हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें लिथियम, जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी हाल ही में ROERO का जब पेपर हुआ था तो उस समय लिथियम को भारत के संदर्भ में पूछा गया था कि हाल ही में भारत में लिथियम के भंडार किस राज्य में मिले, तो वह राज्य / केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर था। लेकिन उसके बाद जब हमने सोशल मीडिया को देखा, हमने समाचार पत्रों को पढ़ा, तो वहां पे लिथियम के भंडार राजस्थान में भी नागौर में, डेगाना में, जहां पहले टंगस्टन के भंडार थे, डेगाना भाखरी जानी जाती थी, वहां लिथियम के भंडार भी मिले। तो ऐसा कोई क्षेत्र जहां हाल ही में खनिजों के भंडार मिले, जिस तरह से यदि हम पिछले कुछ पेपर्स का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें देवतलाई क्षेत्र मिलता है जो भीलवाड़ा में, जहां सोने के भंडार मिले थे। तो इसीलिए खनिजों को लेके करंट के आधार पर यदि प्रश्न बनते हैं तो वहां 2 से 3 प्रश्न यहां से निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। और इसमें इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी भूमिका भी रहती है, क्योंकि डाटा जो है वह इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर उठाया जाता है। इसके बाद आता है राजस्थान की जनसंख्या विशेषताएं, या जिसे जनसंख्या की विशेषताओं के रूप में देखा जाता है, जिसमें राजस्थान में जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि दर है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र है तो आदिवासी जनजातियों का प्रतिशत है, और उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में जनसंख्या के संबंध में जो भी डाटा हमें दे रखे हैं उनको हमें पूछा जाता है। और इसमें यह चीज ध्यान रखना, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर या RS की तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट डाटा नहीं पूछते हैं, बहुत कम जो है वहां पर डायरेक्ट डाटा पूछे जाते हैं। यदि सरल ही प्रश्न देना है तो वह डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, या राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। लेकिन जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की बात करते हैं या RS के एग्जाम्स की बात करते हैं तो यहां पे प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अलग का मतलब ये नहीं कि आपको जनसंख्या के बाहर से प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहीं न कहीं वह प्रश्न जो हमारे जनसंख्या के इतिहास को जोड़ के पूछे जाते हैं, या फिर जो राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में उन आंकड़ों को या उन डाटा को या उन जिलों को पूछा जाता है जो अपनी जनसंख्या विशेषताओं में विशेष स्थान लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पिछला यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर का हम अवलोकन करते हैं तो वहां पे प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, यानी कि राजस्थान का जो पाली जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा 1003 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि 1003 पूरे राजस्थान में एकमात्र पाली जिला है जहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, बाकी किसी जिले में ऐसा नहीं था। तो जो यूनिक आंकड़ा होगा या यूनिक डाटा होगा जो सबसे अलग होगा उसको पूछा जाता है। तो इसीलिए जनसंख्या विशेषताओं को पढ़ते समय आंकड़ों के साथ साथ उसके इतिहास को भी आपको देखना है, पुराने आंकड़ों को जज करना है कि यह जो आंकड़ा जो जनसंख्या का दे रखा है क्या यह अन्य आंकड़ों से या अन्य क्षेत्रों से भिन्न तो नहीं है। जो भिन्न होगा वही हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर। इसके बाद है राजस्थान में पशुधन और इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है डेयरी विकास। अब देखिए पशुधन और डेयरी विकास सामान्यतः यह कृषि से संबंधित क्षेत्रों में आते हैं, तो इसीलिए यहां पे जब हम पढ़ें तो पशुधन में राजस्थान में जो पशु गणना है उसको बहुत नवीनतम पशु गणना के आंकड़े आपको पता होने चाहिए कि राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है,
राजस्थान में पिछली पशुगणना की अपेक्षा वर्तमान पशुगणना में क्या परिवर्तन देखने को मिला है। उसके अलावा राजस्थान में जो है पशुधन मुख्य रूप से जो 7 कैटेगरीज है, जिसमें गोवंश है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, कुक्कुट है, इनके आंकड़े विशेष रूप से आप पढ़ के जाएं, क्योंकि वह तुलनात्मक अध्ययन आपसे पूछता है कि 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में राजस्थान में निम्न में से किसमें कमी या वृद्धि दर्ज की गई। तो जब आप तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि किसमें कमी हुई है और किसमें वृद्धि हुई है, और जो बदलाव होगा वही हमारा परीक्षा का प्रश्न होगा। और यदि हम 20वीं पशुगणना की बात करें तो राजस्थान में जितने पशुधन हैं उन पशुधन में गाय और भैंस में ही वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी हुई है। पहला पॉइंट क्लियर। अब गाय और भैंस में भी सबसे ज्यादा वृद्धि भैंस में हुई है और उसके बाद गाय में हुई है। तो इसका मतलब गाय और भैंस का जो प्रश्न आएगा तो वृद्धि के संदर्भ में आएगा, बाकी भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट किसी के बारे में पूछा जाएगा तो कमी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब जो गाय और भैंस में कमी या वृद्धि हुई, ये तो आंकड़ा हमें मिलेगा पशुगणना के आधार पर। लेकिन राजस्थान में यह जो पशुगणना है, यह पशुगणना नस्ल आधारित भी होती है, जो कि 2007 से शुरू हुई है। तो हमें पशुगणना के साथ साथ राजस्थान में कौन सी पशु नस्ल पाई जाती है, कहां पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है, उन पर भी हमको फोकस करना है। और उसके अलावा डेयरी विकास यानी कि जो पशुधन है तो वह राजस्थान में अर्थव्यवस्था का आधार भी है। तो अब हमें इकोनॉमिक सर्वे के साथ अटैच करके करना है कि राजस्थान में जो पशुधन है यह कृषि और संबंधित क्षेत्रों में आता है। तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे का आधार करते हैं तो पता चलता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वह पशुधन का रहा है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। तो हमें इस पॉइंट को जो है इकोनॉमिक सर्वे के साथ भी जोड़ के पढ़ना है, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पूछा जाता है। साथ ही जब हम डेयरी विकास को पढ़ें तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन से पशु उत्पाद होते हैं और उनकी इकोनॉमिकली जो है वह क्या पोजीशन है, कि किस पशु उत्पाद का सबसे ज्यादा हमारे यहां पर उत्पादन होता है। तो सामान्यतः हम कहते हैं दूध का उत्पादन होता है, और दूध के उत्पादन में राजस्थान भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर। इसका सीधा सा है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में और राजस्थान का पशुधन में भी दूसरा स्थान है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो डेयरी विकास और पशुधन है इसको इकोनॉमिक के साथ जोड़ के पढ़ना होगा। इसके बाद आता है राजस्थान की कृषि फसलें, उत्पाद एवं वितरण। अब जब राजस्थान की कृषि और फसलें, तो हमें दो तरीके से पढ़ना है कि कृषि कौन कौन सी राजस्थान में होती है, जिसमें स्थानांतरित कृषि है, कंटूर कृषि है, गहन कृषि है। इस तरह से कृषि के प्रकार या उसका क्षेत्र पूछा जाता है। और फसलें कि जो कृषि कार्य होता है उनमें कौन सी फसलों का हम उत्पादन करते हैं, तो जिसमें हमें जलवायु के आधार पर पूछी जाती है रबी, खरीफ और जायद की फसलें। और इनमें भी उन फसलों को ज्यादा पूछा जाएगा या तो जिसका उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जिसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, जैसे बाजरा में है, सरसों में हमारा पहला स्थान है, या फिर जो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, जैसे गेहूं का उत्पादन सबसे, या कुछ ऐसी फसलें जिनका उत्पादन सिर्फ राजस्थान से संबंधित है, जैसे ईसबगोल है या फिर जेट्रोपा रतनजोत है। तो ये कुछ ऐसी फसलें जो हमें राजस्थान में या तो महत्व रखती है, उन फसलों की वर्तमान, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है उत्पादन और वितरण, तो राजस्थान की कृषि और फसलों में कौन सी फसलें उत्पादित हो रही है, तो सबसे ज्यादा कहां हो रही है, और उसके बाद कहां पर, वितरण का मतलब है कहां बोई जा रही है, उसका कृषित क्षेत्रफल और उसका उत्पादन, यहां हमें दोनों पता होना चाहिए। और उसके आधार पर हमें स्थिति पता होनी चाहिए कि राजस्थान की भारत के संदर्भ में कौन सी, नहीं कि किसमें राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है, जैसे बाजरा में है, सरसों में। अब यहां जो स्थान है हर वर्ष परिवर्तित होता है, तो इसीलिए हमें वर्तमान संदर्भ में पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे में जिन फसलों का हमें उल्लेख दे रखा है उन फसलों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनकी स्थिति को। जैसे आप बात करेंगे, यदि हम आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात करते हैं तो हम वहां पर अध्ययन करते हैं कि राजस्थान का बाजरा में, सरसों में, चना में, कुल दलहन में, कुल तिलहन में प्रथम स्थान था। लेकिन जब हम इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा 2022-23 की बात करते हैं तो पता चलता है बाजरा में हम प्रथम स्थान पर हैं, सरसों में हम प्रथम स्थान पर, लेकिन चने में हम जो पहले स्थान पे थे वहां हम
जो है अब प्रथम स्थान पे नहीं है। तो जो बदलाव आया है, इन बदलाव को विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बदलाव भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। सामान्यतः यह औद्योगिक परिदृश्य के संदर्भ में पूछे जाते हैं, तो जिसमें कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से हमारे उद्योग हैं, स्वामित्व के आधार पे जो है केंद्र सरकार के कौन से प्रोजेक्ट हमारे पे हैं, राज्य सरकार के कौन से प्रोजेक्ट हैं, और निवेश के आधार पे कि जिसमें माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग कौन से हैं, मिडल उद्योग कौन से हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ यानी लघु उद्योग कौन से हैं, तो उनके बारे में हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कच्चे माल के आधार पे कौन कौन से हैं, निवेश के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पे कौन कौन से हैं, और स्वामित्व के आधार पे कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ हैं, उनकी क्या विशेषता है, और उनमें वे उद्योग ज्यादा पूछे जाते हैं जो हाल ही में चर्चित रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान टेक्सटाइल मिल, भवानी मंडी, झालावाड़ चर्चित होगा। आपको पता होगा कि जब हम राजस्थान के निर्यात को पढ़ते हैं तो निर्यात में जो एक लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, रत्न अवार्ड, वह पहला अवार्ड राजस्थान टेक्सटाइल मिल को मिला। तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल का संबंध किससे है, किस क्षेत्र में वह आता है, तो ये सब चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि राजस्थान की तो एक तरह से क्या है, हेरिडिटी के रूप में जाना जाता है कि समय समय पर यहाँ पर सूखा और अकाल की स्थिति होती है। साथ ही यहाँ पर जो है मरुस्थलीकरण की जो सबसे बड़ी समस्या है, इसके अलावा वर्तमान में नई और समस्याएं हमारे यहाँ पर आ रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, ओजोन क्षेत्र की हमारे यहाँ समस्याएं हैं, उसके अलावा अन्य पर्यावरणीय समस्याएं या फिर चक्रवाती तूफानों जैसी हमारी समस्याएं जो राजस्थान में वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो ऐसी जो ये समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, यहां भी हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट, कि ये जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और साथ ही इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, और साथ ही कोरोना जैसी महामारी के बारे में। हालांकि महामारी और आपदा प्रबंधन यह करंट के बेस पे पूछे जाते हैं, लेकिन मरुस्थलीकरण और सूखा अकाल यह हमें रिपोर्ट के आधार पे पूछे जाते हैं कि मरुस्थलीकरण जो हो रहा है तो वर्तमान में कितना मरुस्थलीकरण। देखिए, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण दोनों अपने आप में अलग है। मरुस्थल एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष को प्रदर्शित करता है, जबकि मरुस्थलीकरण एक प्रोसेस को प्रदर्शित करती है कि जो उपजाऊ या अर्ध उपजाऊ क्षेत्र है वह अनउपजाऊ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए मरुस्थल को मरुस्थलीकरण नहीं पढ़ना है, मरुस्थल अपने आप में अलग है। क्योंकि कई विद्यार्थी यह सोचते हैं कि थार का मरुस्थल पढ़ लिया, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश पढ़ लिया, मरुस्थलीकरण क्लियर हो गया। नहीं, क्योंकि मरुस्थलीकरण एक प्रोसेस है और मरुस्थलीकरण उन क्षेत्रों से पूछा जा रहा है जहां पे जो पहले उपजाऊ क्षेत्र थे या अर्ध उपजाऊ क्षेत्र थे वह अब अनउपजाऊ में कन्वर्ट हो गए। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी हमको बहुत अच्छे से, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतना सारा जो है हम कहां से पढ़े। तो देखिए, इसके लिए एलएम ज्योग्राफी ने अपने जो एप्लीकेशन, एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर से एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद जब वहां पर जाएंगे तो ऑल स्टेट एग्जाम्स वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां एक कोर्स दिखेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का भूगोल। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान के भूगोल का जो कोर्स है वह पूरा इसी फॉर्मेट में आपके बनाया गया है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहां पर पीडीएफ और वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, पीडीएफ को पढ़िए, और पीडीएफ को पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। पूरे नोट्स नहीं बनाने, क्यों? क्योंकि जितने भी वीडियो हमने और पीडीएफ दिए वह सभी पीडीएफ जो है आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमने अलग से टॉपिक वाइज पीडीएफ को प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल करवाया है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट लिखने में समय कम दे। क्योंकि यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप पढ़ने की अपेक्षा उसको लिखने की ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीज एक तो ज्यादा स्थायी होती है और एक स्पष्ट भी होती है, हमें क्लियरिटी हो जाती है। इसीलिए लिखने की आदत होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे एग्जाम का पैटर्न देखा जाए और एग्जाम की जो समय सीमा है वो मात्र 3 महीने है, कि 3 महीने बाद हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो 3 महीनों में यदि हम ज्योग्राफी को लिखना शुरू करें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमने विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थियों के समय की बचत को देखते हुए कि आप वीडियो को देखें, जो पीडीएफ हमने अवेलेबल करवाई है उसको आप पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाइए।
जो चीज आपको आ रही है, जिसके बारे में आपको समझ है, आपको पता है कि मुझे पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो केवल उस कीवर्ड जयपुर को जो है आप अपने जो है नोट्स में लिखिए, शॉर्ट नोट्स में। और जिस चीज के बारे में आपको समझने की जरूरत है कि मावट क्या है, पुरवैया क्या है, कुछ ऐसे शब्दावली है, तो खड़िन क्या है, और यदि आपको लगता है कि मुझे समझ में आई है तो खड़िन शब्द लिखिए, लगता है कि नहीं समझ में आई है तो खड़िन को पूरा विस्तार से अच्छे से लिखने की कोशिश करिए। तो उससे आपको यह क्लियर हो गया कि यह पोर्शन जो मुझे आ रहा है इसमें ये शब्द हमको पता होने चाहिए, और यह टॉपिक जो हमें समझना है इसके बारे में विस्तार से जब भी आप समय मिले उसका रिवीजन कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स होंगे तो एग्जाम से पहले यदि आपको कुछ समय भी मिलता है तो निश्चित रूप से उन शॉर्ट नोट्स का आप रिवीजन कर सकेंगे, और वही आपके सफलता का भी क्या होगा, आधार भी बनेगा कि अंतिम समय तक जिसने संघर्ष किया है उसी की जीत होगी। तो अंतिम समय तक, परीक्षा तक हमको पढ़ना है। यहां तक कि परीक्षा में कहते हैं कि परीक्षा से पहले 24 घंटे तक रिलैक्स, परीक्षा से पहले 24 घंटे पहले तक जो हमें रिलैक्स होने का मतलब यह है कि हम किसी तरह का डिप्रेशन नहीं रहे, हम किसी के अवसाद में नहीं आए, लेकिन हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारी जो माइंड है, मानसिकता है, या जो हमारा मन है, या हमारा जो कह सकते हैं मस्तिष्क है, यह पढ़ाई की ओर रहना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है हम उसको माइंड रिवाइज करें। और रिवाइज कब होगा, जब वह चीज आपके सामने होगी। तो आप शॉर्ट नोट्स को देखते ही आपके माइंड में ये क्लियरिटी बन जाएगी, एक पिक्चर बन जाएगी, हाँ यह शब्द इसका तात्पर्य यह है और यह शब्द इसका तात्पर्य यह है, यह इस तरह से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट नोट्स बार बार रिवीजन करने के लिए उपयोगी होते हैं, और इसीलिए मैं विद्यार्थियों से कई बार कहता हूं कि आप जो है नोट्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन शॉर्ट नोट्स खुद के तैयार करें। और जो शॉर्ट नोट्स खुद के तैयार होते हैं उसमें स्पष्टता यह होती है कि हमें क्या याद करना है और क्या हमें याद है। तो इस तरह से एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में ज्योग्राफी का पूरा यह कोर्स अवेलेबल करवाया गया है। आप एप्लीकेशन में जाइए, वहां 399 रुपए में यह पूरा राजस्थान भूगोल का कोर्स अवेलेबल है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर 5 विषय हैं, उसमें से सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो केवल 20 क्वेश्चन सही होंगे, 10 नंबर आने वाले हैं, लेकिन हमें सिलेक्शन तो 40% तो मिनिमम चाहिए, यानी कि कम से कम आपको कितने 20 सवाल तो करने ही करने। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि ज्योग्राफी जो है यह पूरी आपको एप्लीकेशन में ही अवेलेबल होगी। हाँ, इसके संबंध में आगे की जो हमारी रणनीति है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। उससे पहले मैं बात करता हूं दूसरे विषय पर जो कि ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा तो देखिए यह पूरा जो है ज्योग्राफी को लेके तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होगा, और कई विद्यार्थियों ने जिनसे भी मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि सर आपने बहुत अच्छे से करवाया है, बहुत हमारा जो है टॉपिक कवर हो रहा है, लेकिन सर शेष विषय कहाँ से पढ़ें। तो देखिए ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ होता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और जिनकी ज्योग्राफी अच्छी होती है उनकी इकोनॉमिक पोर्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए बात करते हैं दूसरे हमारे सिलेबस की जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में। इसमें हमें जो है पहला दे रखा है राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। दूसरा है व्यावसायिक वितरण, कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक वितरण यानी जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, ये क्या क्या है, इनका किस तरह से वितरण है। इसके बाद है राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक प्रगति, कि जो राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य हम देखते हैं तो उसमें राजस्थान की जो है जीडीपी के बारे में पूरे डाटा है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में है, तो वह पूरी संरचना के बारे में हमसे पूछेगा। इसके बाद है राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे, जिसमें एक तो है कृषि क्षेत्र, कि कृषि क्षेत्र में राजस्थान की कृषि क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, रबी और खरीफ की फसलें जिसमें तिलहन और सिंचित क्षेत्र और उसकी प्रवृत्तियां हैं, प्रवासी श्रमिकों की समस्या और उनका पुनर्वास है, कृषि ऋण है, पशुधन है, आबादी की प्रवृत्तियां है, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन है, ये सब जो है इकोनॉमी के अंतर्गत हमको पूछा जाएगा। इसके अलावा
राजस्थान की अर्थव्यवस्था में दूसरा है औद्योगिक दृष्टिकोण, जिसमें राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, उद्योगों के विकास में कौन सी बाधाएं हैं, राजस्थान में जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति क्या है, छोटे उद्योगों की भूमिकाएं क्या है, समस्याएं क्या है, औद्योगिक रुग्णता क्या है राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र है, रिको और आरएफसी की क्या भूमिका है, कृषि प्रसंस्करण नीति 2020 क्या है। इसके बाद सेवा क्षेत्र में राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में विकास, राज्य सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम है, मिड डे मील है, इंदिरा रसोई योजना है। उसके बाद राजस्थान के बुनियादी ढांचे में राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, ग्रामीण सड़कों की प्रगति है, ऊर्जा बिजली उत्पादन में प्रकृति है, सौर ऊर्जा से संबंधित वर्तमान में क्या स्थिति है। फिर राजस्थान के हस्तकलाएं हैं, फिर राजस्थान में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं, फिर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, विकलांगों के लिए, वृद्धों के लिए राज्य सरकार की कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसके बाद राजस्थान में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं। तो इस तरह से हमारे इकोनॉमिक्स में काफी कुछ दे रखा है। अब इसके लिए एलएम ज्योग्राफी क्या कर रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में ही मैं मुख्य रूप से आपसे बात करने वाला हूं। तो देखिए, यहां जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो ये जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, यहां सभी आपको कहां से पढ़ने हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। और जब आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था की चाहे कोई भी किताब पढ़ें, कोई भी नोट्स पढ़ें, किसी भी अध्यापक से पढ़ें, किसी भी कोचिंग्स में पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ें तो उस समय आपके पास राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में जो आपके पास पाठ्य सामग्री है, विषय वस्तु है, नोट्स है, उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास होनी चाहिए वह होनी चाहिए राजस्थान की एक आर्थिक समीक्षा। अब यह ध्यान रखना, यहां आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो इसी फॉर्मेट में है, यहां आपको पास होनी चाहिए। जब भी आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था का, चाहे आप कृषि का क्षेत्र पढ़ें, चाहे औद्योगिक क्षेत्र पढ़ें, चाहे सेवा क्षेत्र पढ़ें, चाहे बुनियादी ढांचा पढ़ें, सभी इसी किताब के डाटा के आधार पर पढ़ें। कि आपने नोट्स में बहुत विस्तार से पढ़ा है, लेकिन उसको इसके साथ कंपेयर जरूर करें कि जो इसमें, ऐसा तो नहीं है कि आपने उसमें बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन जो उसमें पढ़ा कुछ चीजें ऐसी थी जिसका उल्लेख उन नोट्स में नहीं था, इनमें था। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे तो निश्चित रूप से आपके पास होनी चाहिए, और नियमित रूप से। अब एक ही दिन में इकोनॉमिक सर्वे नहीं होती है, लगभग 400 पेपर्स की बुक होती है, बहुत बड़ी। लेकिन इसमें जो टॉपिक हमारे सिलेबस में, केवल उन टॉपिक को ही पढ़ना है, पूरी जो है इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़नी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना अपने आप में सबसे बड़ा जो है टैलेंट माना जाता है। क्योंकि इसमें आपको तय करना पड़ेगा कि किसे हमें याद करना है, किसे छोड़ना है, क्योंकि यहां पर हर तरीके का डाटा जो राज्य सरकार की 5 वर्ष में जितनी उपलब्धियां हैं, या उसमें कुछ कमियां रही है, या प्रगति हुई है या नहीं हुई है, इन सब का विस्तार से विश्लेषण होता है। और इसीलिए हम 5 सालों को याद नहीं करना है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में जब प्रश्न आते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में तुलनात्मक रूप से पूछे जाते हैं। और इसीलिए हर स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहा हो, उन्हें इकोनॉमिक सर्वे का पूरा अच्छे से अध्ययन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना होता है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि सर इतनी बड़ी किताब हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि यह एक अपने आप में एक टैलेंट है। अब इसके संबंध में कहीं जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2022-23 के शॉर्ट नोट्स हैं, यानी सार संग्रह है, इस तरह से मिलते। लेकिन ध्यान रखना, आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर में सार संग्रह, मैंने कहा शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट नोट्स बनाने। अब आप कहेंगे सर इतना टाइम हमारे पास तो नहीं है, 3 महीने बाद तो हमारे एग्जाम्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट है उसको भी तैयार करना है, और फिर इसमें इसको क्लियर भी करना है। तो देखिए, इसके लिए एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए एक विशेष सेशन लेके आया। लेकिन उस सेशन के बताने से पहले मैं आपको राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में बता देता हूं कि राजस्थान भूगोल का जो है
पूरा सिलेबस जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, वह पूरा सिलेबस एलएम ज्योग्राफी के एप्लीकेशन में उपलब्ध है, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के वीडियोस पीडीएफ डाल दी गई है। साथ ही केवल और केवल एक टॉपिक आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और पर्यावरणीय समस्याएं जो अगले वीक अपलोड किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो राजस्थान में बिपरजॉय का जो प्रभाव देखने को मिला है, जो उससे प्रभावित क्षेत्र हैं, उसको भी मैं जो है आने वाली राजस्थान सरकार की कोई भी रिपोर्ट या जो समाचार पत्रों के माध्यम से, मासिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो स्थिति है, उसको भी मैं शामिल करने वाला हूं। हो सकता है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो कि एक पर्यावरणीय समस्या है, इस समस्या के बदलाव के समाधान के लिए या इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए कम से कम जनमाल की हानि हो, उसमें विशेष टेक्नोलॉजी का, विशेष टास्क फोर्स का या विशेष डिपार्टमेंट का या विशेष किसी क्षेत्र का योगदान रहा हो, तो वह भी हमारे एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने अभी हाल ही में जो है अपलोड नहीं किया, लेकिन अगले वीक इसको भी मैं जो है उसमें शामिल कर लूंगा, यानी जुलाई में वह भी जो है ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए आप यह कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस जो है वह है 399, जिसमें आपको एक तो क्लास रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होंगे, उसके बाद क्लास पीडीएफ जो कि वीडियो के साथ होगी। अब इनको तो आप जो है डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा में टॉपिक वाइज टॉपिक पीडीएफ अवेलेबल करवाई है, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर अपने पास रख सकते हैं और वीडियो के साथ जो है उनको पढ़कर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ताकि जो आपका क्लास 1 घंटे की क्लास है, वह आपकी क्लास 15 से 20 मिनट में जो है पूरी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। और शॉर्ट नोट्स आपको ये कहेंगे कि अब इनको नहीं पढ़ना है, अब केवल मुझे इन 4, 10, 12 पन्नों को पढ़ना है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहां तो जो है पूरा राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। अब मैंने यहां क्यों शुरू किया, इसके पीछे कारण क्या है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो राजस्थान के अन्य जो 5 विषय, आप समझना, राजस्थान में एक तो है आपका राजस्थान का भूगोल, यहां तो आपको किस में मिलेगा, ज्योग्राफी ऐप में मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत आर्थिक समीक्षा 2022-23, राजस्थान बजट 2023-24, इसकी क्लासें, उसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, और इसके अलावा राजस्थान समसामयिक। ये जो 4 पोर्शन आपके शेष रहते हैं, देखिए राजस्थान का भूगोल आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, जबकि यह जो चारों पोर्शन है, यह चारों पोर्शन अलग अलग समय आपको लर्न विद मधुसूदन सर
YouTube चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएगी। अब इसमें समझना, देखिए हम इसकी शुरुआत जो कर रहे हैं वह कर रहे हैं, पूरी कहानी को अच्छे से समझना कि 3 जुलाई 2023 रात्रि 9 से 10 बजे, यानी कि 3 जुलाई मंडे टू सैटरडे रात्रि 9 से 10 बजे डेली, सोमवार से शनिवार आपको क्लास अवेलेबल होगी। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई की। जुलाई माह में हम लोग राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक समीक्षा और राजस्थान के बजट के संबंध में जितने भी प्रश्न जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करें, यानी कि 3 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक हम लोग राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान के बजट के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, एमसीक्यू प्लस टॉपिक, जिसमें हम पहले टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक के कंटेंट को देखेंगे कि क्या टॉपिक में पूछा जा सकता है और उसके बाद उस टॉपिक से क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। पिछले पेपर प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हुए पिछले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए उसके आधार पर वर्तमान संदर्भ में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर हम लोग अध्ययन करने वाले। यानी कि जुलाई माह में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। अब मैं 20 की इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, कुछ कमियां सभी में होती हैं, कुछ कमियां मेरे में भी हैं, तो इसीलिए कोई भी टॉपिक 100% सिलेबस कवर नहीं होता है। लेकिन हम 15 से लगाकर 18 प्रश्न जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में आर्थिक समीक्षा और राजस्थान के बजट से आधार पर पूछे जाते हैं उन टॉपिकों की बात करेंगे, चाहे वो इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हो, चाहे राजस्थान में जो है बुनियादी ढांचा हो, राजस्थान का सेवा क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य हो, राजस्थान के कृषि क्षेत्र हो, या राजस्थान की जो है राजस्थान सकल उत्पादक की संरचनात्मक प्रवृत्तियां हो। जितने टॉपिक जो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछे जाने वाले, जितनी योजनाएं पूछी जाने वाली है, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए जुलाई माह में हम इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यू और टॉपिक को हम पूरा करेंगे, जिसमें आर्थिक समीक्षा और राजस्थान बजट। अब जब ये क्लासें होगी उस समय आपके पास 2 पॉइंट होने। जब हम आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे तो उस समय आपके पास आर्थिक समीक्षा 2022-23 यह आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप इसका जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, आप जो है इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या मार्केट से आप ले सकते हैं। पूरी बुक लेना, इसमें इसका सार संग्रह मत लेना, क्योंकि सार संग्रह केवल फैक्ट बताता है, लेकिन हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जब बात करते हैं या आरएस की बात करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में पिछले 5 वर्ष का पूरा लेखा जोखा होता है, तो वह तुलनात्मक पूछ सकता है कि राजस्थान में जो निर्यात हुआ है निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में इसमें कमी दर्ज की गई, जिसमें 4 में वृद्धि होगी, 1 में कमी होगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुलनात्मक अध्ययन से पूछी जाती है। तो इसीलिए एक तो इकोनॉमिक सर्वे और एक राजस्थान बजट जो अभी हाल ही में जो 10 फरवरी 2023 को राजस्थान सरकार के द्वारा या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा पेश किया गया था, जिसकी प्रति आपको नेट पे भी मिल जाएगी और जो है मार्केट में भी अवेलेबल है, राजस्थान बजट 2023-24। यहां भी आपके पास होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहां क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए जो भी डाटा आपसे पूछेगा उसका संबंध कहीं न कहीं इससे होगा। अब इसको पढ़ना कैसे है यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन जब आप
क्लास को देखें तो उस समय ये दोनों चीजें आपके पास होगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यही डाटा हमें क्यों पूछेगा या यही फैक्ट हमें क्यों पूछेगा। इसका कारण कहीं न कहीं आर्थिक समीक्षा या यहां, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप रटने की कोशिश करेंगे और जितना ज्यादा रटोगे उतना कंफ्यूज होगे और जितना अच्छे से समझोगे और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो कम पढ़ता है, सिस्टमेटिक पढ़ता है, वह कंफ्यूज नहीं होता है, जो कंफ्यूज नहीं होता है वह कभी पीछे नहीं रहता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए एक तो इस पर हम उसके बाद देखिए हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में जो है जब हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अगस्त में हम राजस्थान की राजव्यवस्था की बात करेंगे कि राजस्थान की राजव्यवस्था के एमसीक्यूज करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप तैयारी करें तो कहीं से भी जो भी आपके पास पुस्तक है, जो नोट्स हैं, जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं उन सब से पढ़िए। सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छे होते हैं और सब अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन उनको पढ़ने के बाद एक बार राजस्थान की राजव्यवस्था के संबंध में जो क्वेश्चंस किस तरह से हमें असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस में पूछे जा सकते हैं उन जो है क्वेश्चन से आपका पूरा रिवीजन होगा, जो हम अगस्त में पूरी एक सीरीज के रूप में टॉपिक वाइज टॉपिक लेके आने वाले हैं। तो अगस्त में हम राजस्थान की राजव्यवस्था की पूरी एमसीक्यू सीरीज पढ़ाने वाले हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। आपने कितना भी अच्छे से तैयारी की हो, अपनी तैयारी का मूल्यांकन हो जाएगा, अपनी जो तैयारी को परखने का आपको समय मिल जाएगा अगस्त में। और उसके बाद बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में हम राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की एमसीक्यूज की बात करेंगे। यानी इतिहास और कला संस्कृति के एमसीक्यूज हम सितंबर माह में नियमित रूप से 9 से 10 बजे, संडे को क्लास नहीं होगी, संडे के अलावा जो भी हमारा वर्किंग डे है या जो है उस दिन हमारी क्लास होगी और उसमें हम लोग जो है अलग अलग इस तरह से जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह में हम राजस्थान को तो ऐप में पढ़ रहे हैं, उसके अलावा 3 विषय का और हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, उनका रिवीजन हम लोग कर लेंगे। लेकिन इसका जो कंटेंट, इसका जो मटेरियल है आप अपने स्तर पे पढ़ने की कोशिश करना कि केवल यहां मत करना कि सर सितंबर में पढ़ाएंगे तब हम इतिहास और कला संस्कृति कर देंगे। नहीं, हमें नियमित रूप से पढ़ना है। डेली एक टॉपिक ज्योग्राफी का कीजिए, एक टॉपिक इकोनॉमी का कीजिए, एक पॉलिटी का कीजिए, एक हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का कीजिए। डेली एक एक टॉपिक आप पढ़िए, लेकिन जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपका टॉपिक टू टॉपिक रिवीजन हो जाएगा और मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू करवाने वाला हूं क्योंकि हर टॉपिक से एक एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अब कई बार सीधे डायरेक्ट सरल प्रश्न होते हैं तो किसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, किसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम जिस पैटर्न पे आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है उस पैटर्न पे ही बात करेंगे और डेली नियमित रूप से हम इसका अभ्यास करेंगे और इस तरह से हम लोग जो है यह सितंबर तक चलाएंगे। इसके बाद अक्टूबर में जब हमारे एग्जाम है उस माह की हम बात करें तो उस समय हम राजस्थान के भूगोल का एक बार वापस रिवीजन करें क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में नए जिलों का जो है घोषणा की गई थी बजट में, तो उसका एक गजट नोटिफिकेशन भी आने वाला है, उसका सीमांकन भी आने वाला है। तो यदि उस सीमांकन के आने से राजस्थान के भूगोल में जो जो परिवर्तन जहां संभव है या हो सकता है तो वहां हम अक्टूबर में एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे ताकि हमने जो पहले पूरा पढ़ा है उसके आधार पे नया क्या बन सकते हैं प्रश्न, तो वहां हम अक्टूबर में एमसीक्यू सीरीज के रूप में टॉपिक टू टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं ताकि हमारे चारों सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है करंट की। जो करंट जो समसामयिक जो है, अब राजस्थान समसामयिकी है तो इसके लिए भी हमने विद्यार्थियों के बारे में एक तय किया है कि हम हर संडे को यानी कि जैसे जुलाई का जो संडे है एक तो 2 जुलाई को आएगा लेकिन हमारी क्लासें 3 जुलाई से शुरू हो रही है, तो अगला जो संडे आएगा जैसे 9 जुलाई को संडे आ रहा है तो हम 9 जुलाई को संडे को एक स्पेशली करंट की क्लास रखने वाले हैं जिसमें 2 से 3 महीनों का करंट हम एक साथ पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में कि क्या प्रश्न हमसे पूछे। और इस तरह से हर संडे हम जो है एक करंट अफेयर्स की क्लास लाने वाले हैं ताकि आपको करंट के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़े। और मेरा तो ये कि इस बार मैंने मतलब एक उद्देश्य बनाया, अपना लक्ष्य बनाया है कि जो भी राजस्थान का विद्यार्थी या कहीं का भी विद्यार्थी जो अपने करियर के प्रति चिंतित हैं,
जो अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयासरत हैं, वह व्यक्ति या वह विद्यार्थी, वह युवा केवल और केवल राजस्थान जीके की वजह से, या कह सकते हैं कि जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान थर्ड पेपर की वजह से परीक्षा में पीछे नहीं रहे। कोशिश मेरी यह रहेगी कि इस 50 नंबर में से 40 नंबर की मैं तैयारी आपको करवाने वाला हूं। 10 नंबर की तैयारी इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, और यदि हम मिलकर तैयारी करेंगे तो 50 में से 50 नंबर भी पूरे ला सकते हैं, और एक जो सफलता का नया अध्याय हम अपने जो है स्वर्णिम अक्षरों से अपने जीवन में लिखने वाले हैं, अपने परिवार के साथ लिखने वाले हैं, अपने समाज के लिए लिखने वाले हैं। और सबसे बड़ी कि जिस पोस्ट के लिए हम जा रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वह आरएस हो, वह लाखों युवाओं के आइडियल आदर्श के रूप में जो है अपने आप को क्या प्रेषित करने वाले हैं, और जिन पदों पे हम सुशोभित होने वाले हैं उनसे हजारों युवाओं की आकांक्षाएं जुड़ी होती है। उस पद के लिए हम यदि तैयारी कर रहे हैं तो उस पद पर जाने के लिए केवल हम सब्जेक्ट के बाद जीके के आधार पे पीछे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि जो भी कुछ पढ़ाऊंगा राजस्थान ज्योग्राफी के अलावा सब कुछ मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा, कोई इसका फीस नहीं है। डेली रात को 9 से 10 आपको पढ़ना है। उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी जो है आपको एप्लीकेशन में 399 रुपए में अवेलेबल करवाई गई है, वहां भी आप ले सकते हैं। अब उसको लाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि 90% युवाओं की एक डिमांड होती है, जो सबसे बड़ी डिमांड है, वह डिमांड है कि जो भी सर यूट्यूब पे आप पढ़ा रहे हैं वहां हमें पीडीएफ में चाहिए। अब जब पीडीएफ की बात आती है तो हम सोशल मीडिया की ओर भागते हैं। सोशल मीडिया में चाहे हम टेलीग्राम के रूप में जाएं, या टेलीग्राम चैनल्स के रूप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के रूप में, या अन्य कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम सामग्री कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी ओर भागते हैं। और जब हम उनकी ओर भागते हैं तो कई बार हमें जो है जो वास्तविक जो सामग्री मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती, और हमें उसके अलावा कई सामग्री और मिल जाती है जिसमें हम भटक भी सकते हैं। और ऐसा भटकाव वर्तमान में युवाओं के साथ, साथियों के साथ नहीं हो, इसके लिए मैंने जो ये 399 का राजस्थान का भूगोल का जो कोर्स जिस विद्यार्थी ने भी परचेज किया है, चाहे वह राजस्थान भूगोल पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जिसने भी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान भूगोल का कोर्स परचेज कर रखा है, समझना ऐसा नहीं है कि सर हमने रीट का ले रखा था। रीट जिनके एग्जाम हो चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनके एग्जाम जो वर्तमान में कोर्स हमारे अवेलेबल है, जिसमें एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का भूगोल, जिस विद्यार्थी ने भी ले रखा है उनको डेली इसकी पीडीएफ मिलेगी। आज क्लास होगी तो दूसरे दिन अवेलेबल करवाई जाएगी। देखिए उस दिन अवेलेबल करवाना संभव हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटों के अंदर अंदर आपके पास अवेलेबल होगी। तो एक तो डेली आपको जो है पीडीएफ मिलेगी, एप्लीकेशन में मिलेगी और एक फोल्डर के रूप में मिलेगी, ताकि आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने 399 का कोर्स इसीलिए किया है कि जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा है उसको कंटेंट उसके अनुरूप मिले और उसी श्रेणी का उसको मिले। इसीलिए यहां हमने कोर्स जो है लॉन्च किया, ताकि 399 रुपए में उसको राजस्थान भूगोल तो पूरा मिले ही मिले, उसके साथ जितना भी हम यूट्यूब पे पढ़ने वाले हैं वह पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें थ्योरी भी होगी, और क्वेश्चन और थ्योरी जब साथ में होती है तो हमें पता रहता है हमने ये पढ़ा और इसको किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए 399 का जिसने ले रखा है उनको पीडीएफ अवेलेबल होगी। अब बात आती है आरएस की। अब राजस्थान एलएम ज्योग्राफी पे आरएस के एक बैच जो पहले हमने शुरू किया था, राजस्थान का भूगोल प्री और मेंस, जो भी विद्यार्थियों ने आरएस प्री और मेंस का कोर्स परचेज कर रखा है उन विद्यार्थियों को भी इसकी पीडीएफ डेली अवेलेबल होगी। उसके अलावा राजस्थान आरएस के लिए हमने भारत के भूगोल का एक कोर्स 499 रुपए में अभी हाल ही में शुरू किया है। तो जिन्होंने भी भारत के भूगोल का भी कोर्स ले रखा है उन विद्यार्थियों को भी यहां जो है पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। क्योंकि यहां जो है हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन पीडीएफ इसलिए देते हैं ताकि स्टूडेंट अपने हिसाब से उसका जब चाहे रिवीजन कर सकें, और प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगी, आप उसका इजीली प्रिंट भी निकाल सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना कि पीडीएफ किसी भी सोशल मीडिया पे, न तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, न ही किसी प्रकार के अन्य जो है प्लेटफॉर्म पे, केवल एलएम ज्योग्राफी में जिन्होंने भी कोर्स परचेज कर रखा है उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी। चाहे उन्होंने
फर्स्ट ग्रेड का कोर्स परचेज कर रखा है उनको मिलेगी, सेकंड ग्रेड का कोर्स परचेज का उनको मिलेगी, आरएस का कोर्स परचेज कर रखा उनको मिलेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा उनको मिलेगी। अब इसमें कहेंगे साथ संगणक का भी कर रखा है हमने, कृषि नहीं, यहां जो है तैयारी केवल 4 भर्ती के लिए ही मैं तैयारी कर रहा हूं। यह आरएस के लिए है, यह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यह फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए है, और यह जो है सेकंड ग्रेड वालों के लिए काम किए, और उनके लिए यह क्लासें वरदान साबित हो रही है। यह मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसके लिए जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वह निश्चित रूप से आपको भी सफल बनाएगी और हमें भी सफल बनाएगी, क्योंकि पढ़ाना हमारा कर्म है और यह हमें करना पड़ेगा। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्म है पढ़ाना, और कर्म ही पूजा है। और दूसरा आता है कि जब आप पढ़कर सेलेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन ही हमारा सम्मान है, कि नहीं हम उस चैनल से पढ़ें, उस अध्यापक से पढ़ें, इसलिए आज हम सेलेक्ट हुए हैं। तो पढ़ाना हमारा कर्म है, यह हमारी पूजा है, लेकिन सिलेक्शन होना यह आपके साथ हमारा भी सम्मान है। इसलिए साथियों, इस दौर में जो वर्तमान के कंपटीशन के जमाने में कहीं युवा जो है भटक रहे हैं, तो मैं उन युवाओं के लिए एक ही आह्वान करूंगा कि आप इसकी तैयारी को निरंतर करें। एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के इस तैयारी में साथ हैं। निश्चित रूप से जो हमने कहा है इसके संदर्भ में आपको क्लासें अवेलेबल होगी, पढ़ाया जाएगा और नियमित पढ़ाया जाएगा। अब बात आती है संडे की। अब एक और चीज इससे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस वालों के लिए की है, जिन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस का कोर्स परचेज कर रखा है, उनको सोमवार से लगाकर शनिवार तक जो भी क्लासें होगी, संडे को इसका टेस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। ध्यान रखना, संडे टेस्ट होगा। जो हम सोमवार से शनिवार तक जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, राजस्थान की हिस्ट्री को हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसका टेस्ट जो है आपको संडे को मिलेगा। संडे को आपको टेस्ट देना है, वही 9 से 10, रात्रि 9 से 10 आपको टेस्ट भी देना है, ताकि सप्ताह भर में जो हमने पढ़ा है उसका मूल्य। और टेस्ट उनको मिलेगा जिन्होंने एप्लीकेशन खरीद रखा है। राजस्थान भूगोल का यदि आपने ले रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट मिलेगा। और आरएस का आपने कोई सेगमेंट ले रखा है और जिन्होंने भी आरएस का कोर्स है उनको ही टेस्ट मिलेगा, अन्य को टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ रही है, इनकी संभावित डेटे भी दे रखी है। इसलिए विद्यार्थी नियमित रूप से अपने जो तैयारी का मूल्यांकन करें। इसलिए संडे को हम क्लास की तो अवकाश रहेगा, लेकिन पढ़ाई का अवकाश नहीं रहेगा। जो हमने पढ़ा है उसके मूल्यांकन करने का, रिवीजन का जो है समय रहेगा, जो हम टेस्ट के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाएंगे। और इसमें टेस्ट होगा और उसका आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या नहीं होगी, व्याख्या आपको पहले से ही हम लोग 6 दिन में पढ़ाने वाले हैं। उसके आधार पर हम आपका टेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पे, जो वर्तमान में परीक्षा प्रणाली है उस शब्दावली के आधार पे लेने वाले हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको यह पूरी क्लास जो हमारी आगे की एलएम ज्योग्राफी की रणनीति, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस के लिए विशेष रूप से यह क्लियर हो चुकी होगी। और बस अब आपको इतना सा करना है, नियमित रूप से रात को 9 से 10 इस क्लास को अच्छे से देखना है, और देखने के बाद समझना है कि किस तरह के प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे है, पॉलिटी है, इनके जो वर्तमान में प्रश्न जो आ रहे हैं, जैसा हम पढ़ के जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे कारण है, वह है कारण कंपटीशन। कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतनी सारी किताबें हैं, विद्यार्थी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि किस किताब को पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। और उस समय आपको जो है सबसे बड़ी जरूरत होती है, वह मिलती है मार्गदर्शन की। कि यदि आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन है और हर विषय के संबंध में आपने अच्छे से गाइड किया है और गाइड के साथ आपने पढ़े, तैयारी की है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और साथियों, जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि वर्तमान में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, स्मार्ट वर्क आपको करना है। कम समय में इतना कंटेंट अच्छे से तैयार करना है कि पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाए, हर टॉपिक के क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाए, और हर टॉपिक का क्वेश्चन कुछ भी हमें पूछे तो परीक्षा में गलत नहीं हो। यदि यह आपने तैयारी की है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अंत में मैं, जो युवा कहते हैं कि सर यह तो किस्मत का खेल है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या आरएस बनना यह तो सर किस्मत पर निर्भर है, तो मैं उन युवाओं के लिए भी कुछ कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि यह किस्मत का खेल है। तो यह युवा जो किस्मत की बात करते हैं उनके लिए, कि किस्मत आपको अवसर देगी, किस्मत आपको अवसर देगी।
आपकी मेहनत सबको चौंका देगी, आपकी मेहनत सबको चौंका देगी कि जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस बनने का जो अवसर आपकी किस्मत ने आपको दिया है, राजस्थान सरकार ने दिया है, आरपीएससी ने आपको जो दिया है, बस अब आपकी मेहनत ही जो है बताएगी कि आपने अपनी किस्मत के अनुसार जो अवसर दिया गया था उसको आपने रिजल्ट में कन्वर्ट किया है यानी क्या। तो इतनी अच्छी मेहनत करो, इस तरह से मेहनत करो कि आप सभी को चौंका दो कि नहीं, व्यक्ति वह था जिसने तैयारी की, कम समय में एक 3 महीने की तैयारी करके अपने आप को सफल साबित कर दिया। 3-4 महीने की तैयारी बहुत होती है, क्योंकि यदि आप रोज के 5 टॉपिक कवर करते हैं तो एक सप्ते में 35 टॉपिक होते हैं और एक महीने में 140 टॉपिक होते हैं। और यदि आप अपने सिलेबस को देखें तो 140 टॉपिक आपके पूरे सिलेबस में एक पेपर में देखने को नहीं मिलता है। तो जिस पेपर को लेके कह रहे हैं कि 6-6 महीने कोर्स पूरा नहीं होता है, उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, आप एक रणनीति के साथ, जुनून के साथ, समय प्रबंधन के साथ और स्पष्टता के साथ सिंगल माइंडेड अपनी तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपकी सफलता में एलएम ज्योग्राफी की जो भी भागीदारी होगी, जो एलएम ज्योग्राफी इस चैनल लर्न विद मधुसूदन सर के माध्यम से जो कराने वाला है, निश्चित रूप से आपके सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी युवा असिस्टेंट प्रोफेसर आरएस की तैयारी कर रहे हैं वह अपने लक्ष्य में सफल हो, अपनी मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। सफलता केवल जुनून, आत्मविश्वास, सिंगल माइंडेड, स्पष्टता और मेहनत की जो है गुलाम होती है। जिन्होंने इन सब को एक साथ समायोजित करके तैयारी की है वह निश्चित रूप से सफल होता है। इन्हीं सफल शुभकामनाओं के साथ सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही विश्वास चाहूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से एलएम ज्योग्राफी लर्न विद मधुसूदन सर के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद।